हेलो एवरीवन, मैं आप सभी लोगों का रेडियस लर्निंग हब के चैनल पे स्वागत करता हूं। और आज से हम लोग क्लास 12th के लिए जो हमारा पहला चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन, इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट रिलेशन आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। आज की इस वीडियो में आपको रिलेशन में पहले पूरी थ्योरी पढ़ाऊंगा, फिर उसके क्वेश्चंस लगवाऊंगा एंड पूरा एक डिटेल फॉर्मेट में आपको ये चैप्टर में पढ़ाने वाला हूं वन बाय वन। और अगर आप यहाँ पे पूरा थ्योरी कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको बोर्ड एग्जाम में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है और आपका रिलेशन एंड फंक्शन का कंसेप्चुअल क्लियरिटी मिल जाएगी आपको फॉर जेई और नीट। एंड अनदर थिंग, आपको जो ये पीडीएफ है, जो मैंने पीडीएफ यहाँ पे बना रखा है, ये पीडीएफ भी मिल जाएगा। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं फॉर पीडीएफ। नाउ हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और चैप्टर स्टार्टिंग में सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है ऑर्डर्ड पेयर। तो चैप्टर का नाम है ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर का कुछ मतलब खास है ये कि अगर जैसे मान लो कोई वैल्यू है तो एक ऑर्डर और एक सीक्वेंस में होनी चाहिए। मतलब जैसे कि अगर मैं कहता हूं कि मैंने लिखा a कॉमा बी, देन इसका मीनिंग निकलता है कि a जो है पहले आना चाहिए और b उसके बाद आना चाहिए। तो ऐसे ही जब मैं लिखता हूं a कॉमा बी, तो a हमारा फर्स्ट एलिमेंट है और b हमारा सेकेंड एलिमेंट है। तो a इज द फर्स्ट एलिमेंट एंड द b इज द सेकेंड एलिमेंट। जैसे जैसे शादी जब फेरा लगता है आपका, तो शादी में क्या होता है कि जो ब्राइड होती है वो आगे होती है और जो ग्रूम होता है वो पीछे होता है। तो एक ऑर्डर बनाया गया है कि इसी ऑर्डर के साथ हम लोग ये अपनी जो चीजें हैं, रिचुअल्स हैं, इसको हम निभाएंगे। तो एक ऑर्डर्ड पेयर का कुछ खास मतलब नहीं कि एक सेट में अगर कोई वैल्यू लिखी है, जो पहले लिखी है उसको पहले और जो दूसरे लिखी है दूसरा। मतलब अगर मैं कहना चाहूं कि अगर a कॉमा बी will not be equal to b comma a because these are the in order pair, मतलब एक ऑर्डर पेयर में है। जैसे कि अगर आप चाहो ग्रूम को अगर आगे कर दो तो और ब्राइड को पीछे कर दो, आपके पंडित जी भड़क जाएंगे, वो बोलेंगे ऐसा तो होता ही नहीं है, आप कैसे इस चीज को कर सकते हो। तो बेसिकली एक ऑर्डर्ड पेयर क्या है कि पहला ऑर्डर होना चाहिए, उसके बाद इस सीक्वेंस में दूसरा ऑर्डर होना चाहिए। फिर आगे हम बात करते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट की। तो जैसे लिखा हुआ है कि अगर एक ऑर्डर्ड पेयर है बहुत सारे ए और बी, और ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए और बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी, तो ए क्रॉस बी क्या होता है, उसके सारे पेयर्स के जो मल्टीपल होते हैं। जैसे इसको एक बढ़िया सा एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। जैसे देखो यहाँ पे लिखा हुआ ए के कुछ सेट हैं, ए 1 2 3, और बी में कुछ एलिमेंट्स हैं जैसे 4 एंड 5। तो अब हमें अगर इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखना है तो सिंपल सी बात देखो ध्यान से, ए क्रॉस बी अगर आपको लिखना चाहते हो तो पहले वाले एलिमेंट का बाकी सारे एलिमेंट्स के साथ आपको मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा। तो ए का एलिमेंट 1 का हमने किया 4 के साथ, एंड 1 का ही करना पड़ेगा आपको 5 के साथ। इसके साथ एक ऑर्डर बनाना पड़ेगा। ऐसे ही 2 का किसके साथ, 4 के साथ, एंड 2 का 5 के साथ। ऐसे ही आपको ऑर्डर बनाना पड़ेगा 3 का 4 के साथ एंड 3 का 5 के साथ। तो एक ये कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं ए क्रॉस बी। अच्छा, अब क्या मतलब अगर मैं ए क्रॉस बी ना निकाल के बी क्रॉस ए निकालूं तो ये बदल जाएगा? बिल्कुल, हम चेक कर लेते हैं। बी क्रॉस ए निकाल के, बी क्रॉस ए निकाल के अगर हम चेक कर लेते हैं थोड़ा सा, तो देखो अब हमारा क्या है कि इसका मल्टीप्लीकेशन इन तीनों में होगा। तो सबसे पहले 4 का हुआ 1 के साथ, फिर 4 का हुआ 2 के साथ, फिर 4 का हुआ 3 के साथ। अब बचा 5 का हुआ 1 के साथ, 5 का हुआ 2 के साथ, और 5 का हुआ 3 के साथ। तो देखो ए क्रॉस बी था और यहाँ पे बी क्रॉस ए, तो ये बिल्कुल भी देखो नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो सेम आ गए। इसमें देखो 1 2 3 4 5 6, 6 इसमें भी है, 6 इसमें भी है, लेकिन देखो ऑर्डर चेंज हो गया। तो ए क्रॉस बी कैन नॉट बी इक्वल टू वी क्रॉस ए। तो अगर आपको ए क्रॉस वी निकालने के लिए बोला है तो आप वी क्रॉस बी ही निकालेंगे, या वी क्रॉस ए निकालने के लिए दिया है तो वी क्रॉस ए ही निकालेंगे। तो आई होप यहां तक की चीजें आपको क्लियर हो गई हैं। तो अब हम अगर बात करते हैं रिलेशन के बारे में, क्योंकि हमने अब दो चीजें देख लिया है, ऑर्डर्ड पेयर देख लिया है और हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट देख लिया है। तो अब हमें बात करनी पड़ेगी रिलेशन के बारे में। तो रिलेशन जो होता है बेसिकली ये सबसेट होता है। किस चीज का सबसेट होता है? ए क्रॉस बी, मतलब किसी भी दो चीजों का जो अगर हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला था, रिलेशन उसका सबसेट होता है। तो अगर मैं तुमको अच्छे से समझाऊं इधर, तो यहाँ पे रिलेशन लिखा हुआ है ए और V नॉन एम्प्टी सेट है, ऐसा नॉन एम्प्टी सेट, देन रिलेशन R फ्रॉम सेट A टू सेट B। जो सेट A से सेट B का रिलेशन होता है सबसेट ऑफ A क्रॉस B, जो A क्रॉस B है उसका सबसेट होगा। अच्छा, सेकेंड एलिमेंट
क्या कहलाता है, कॉल्ड इमेज कहलाता है, और जो फर्स्ट एलिमेंट है फर्स्ट एलिमेंट का इमेज कहलाता है, जो सेकंड एलिमेंट होता है वो फर्स्ट एलिमेंट का इमेज कहलाता है। और अगर ए लिखा हुआ है ए आर वी, तो इसका मतलब होता है ए इज रिलेटेड टू वी। या अगर ए डज नॉट क्रॉस लगा हुआ है यहाँ आर पे भी, तो ये लिखा हुआ है ए इज नॉट रिलेटेड टू बी अंडर द रिलेशन आर। ये लाइन आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। अच्छा, मैं एक एग्जांपल यहाँ पे लेता हूं, इससे आप थोड़ा अच्छे से समझ पाएंगे। तो अगर मैं ये छोटा सा एग्जांपल लेता हूं कि जैसे ए दिया हुआ है आपका 1,2,3,4 और एक रिलेशन दिया हुआ है आर ए, उसमें आर में आपको ए और बी ऐसे लेना पड़ेगा कि जो ए क्रॉस ए हो, ए क्रॉस ए से बिलोंग करते हो। अच्छा, ए क्रॉस ए का क्या मतलब हो गया, ए क्रॉस ए का मतलब हो गया कि ए का ही एलिमेंट ए के साथ उसमें होगा। जैसे ए 2 बार लिखना पड़ेगा आपको, 1 2 3 4 और सॉरी 1 2 3 4 ए आपने 2 बार लिखा। अच्छा, ए क्रॉस ए मतलब ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट ए के साथ ही। अच्छा, मैं इतना सारा लिखने नहीं जा रहा हूं, अगर लिखना चाहो तो आप लिख भी सकते हो, जैसे 1 का 1 के साथ, फिर 1 का 2 के साथ, फिर 1 का 3 के साथ, फिर 1 का 4 के साथ, ऐसे ही आप सो ऑन लिखते चाहो तो लिख सकते हो। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि ये हमने क्या है कि हमारा जो रिलेशन है वो किसका सबसेट है, वो बिलोंग करता है, जो रिलेशन है वो ए क्रॉस ए में बिलोंग करता है। तो इससे कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। हमें बात क्या करनी है, हमें बात करनी है कि ए माइनस बी मस्ट इक्वल टू 3 आना चाहिए। तो ए माइनस बी इक्वल टू 3 आना चाहिए। अच्छा, कोई ऐसा हमें चाहिए कि जो ए और बी का डिफरेंस जो है 4 निकाल के दो, तो कोई ऐसा कुछ आ रहा है। तो 4 और 1 का डिफरेंस जो है, जब ए आप 4 ले लो और बी आप 1 ले लो, तो ये आप डिफरेंस 3 निकल के आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ऐसा वैल्यू है, वैल्यूज पॉसिबल है। तो यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ 4,1। तो 4,1 एक ऐसी वैल्यू पॉसिबल है किसमें, इस ए क्रॉस ए में, कि जो हमें एक रिलेशन बना के देती है कि इनका डिफरेंस लेंगे तो हम 3 आएगा। तो क्या बोलेंगे कि हाँ एक रिलेशन पॉसिबल है जहां पे जो डिफरेंस होगा वो 3 आएगा, जब हमने एक बार ए को 4 लिया है और हमने बी को 1 लिया है। तो इट इज वेरी पॉसिबल कि हाँ एक रिलेशन आएगा। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि जो हमारा रिलेशन है दैट इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, दैट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो हमें बस कार्टेशियन प्रोडक्ट्स में से कुछ ऐसा ढूंढ के निकालना है कि जिससे कि जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट है और सेकंड एलिमेंट है वो दोनों आपस में रिलेटेड हों, वो आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हों। तो उसी को हम लोग क्या नाम देते हैं कि हाँ अगर ऐसा मिल गया कुछ भी तो हम उसको बोलते हैं कि हाँ वो एक रिलेशन फॉर्म कर रहा है। नाउ अगर हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, और नेक्स्ट टॉपिक जो है एक रिवीजन ही है टोटल, क्योंकि हम लोगों ने डोमेन, रेंज और कोडोमेन पढ़ रखा है क्लास 11th में। तो क्लास 11th में अगर मैं रिवाइज करवाऊं तो हम लोग कुछ मैपिंग करते थे फंक्शन का, और मैपिंग में रिवाइज करवा देता हूं, जैसे 1 2 3 4, और यहाँ पे कुछ होता था ए वी सी डी, बहुत सारे एलिमेंट्स होते थे। मैं सी तक लिख लेता हूं, और यहाँ पे आप काम करो सिर्फ 3 तक लिखो, 4 मत लिखो। तो यहाँ पे एक मैपिंग देखो ध्यान से, जैसे अगर मैं कहता हूं कि 1 का मैपिंग 4 के साथ ए के साथ है, 2 का मैपिंग बी के साथ है, और 3 का मैपिंग सी के साथ है, और डी खाली पड़ा हुआ है। तो अब ध्यान से सुनो, जो ये सेट ए है, अगर मैं इसका नाम देता हूं ये सेट ए है और ये सेट बी है, ये दोनों सेट भी बता दिया मैंने। जो सेट ए है, जो फर्स्ट एलिमेंट है, अच्छा 1 इज रिलेटेड टू ए, 2 इज रिलेटेड टू वी एंड 3 इज रिलेटेड टू सी। अब जो फर्स्ट एलिमेंट आ रहा है, दिस फर्स्ट एलिमेंट सेट, जो फर्स्ट एलिमेंट का सेट होगा क्या होगा, 1 2 एंड 3, ये डोमेन कहलाता है। मतलब जो ये पहला है प्री इमेज जो है, जिसकी प्री इमेज होती है, ये डोमेन कहलाती है। हमेशा डोमेन हमेशा प्री इमेज होता है। तो इसका जो सेट ए के सारे एलिमेंट्स होंगे उनका अगर मैं सेट लिख दूं तो वो क्या कहलाता है, डोमेन कहलाता है। और दूसरा जो सेट है ये जो सेकेंड एलिमेंट आया रिलेशन का, जो जिसके साथ तीर लगी हुई है, मतलब जिसका एक इमेज बना हुआ है, जैसे आप देखोगे तो यहाँ पे ए का इमेज बना है, बिल्कुल 1 ए का प्री इमेज है तो बना हुआ है, बी इमेज बना हुआ है, सी इमेज बना हुआ है, डी का कोई इमेज नहीं है, डी अकेला खाली पड़ा हुआ है। तो यहां से मैं अगर बोलूं कि दो सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट्स ऑफ रिलेशन आर, जो सेकंड एलिमेंट है रिलेशन का, जैसे कौन कौन से हैं, ए है, बी है और सी है।
लेकिन डी नहीं लूंगा यहां पे। क्यों नहीं लूंगा? क्योंकि वो रिलेशन में नहीं आ रहा। रिलेशन में क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि वो मैपिंग नहीं हो रही है उसकी। अगर उसकी मैपिंग हो रही होती तो फिर हम उसको ले लेते, लेकिन वहां पे उसकी मैपिंग नहीं हो रही है, मतलब केवल उसका प्री इमेज किसका? इसका है, ए बी सी का है। तो इसके जो सेट होगा इसका, इसको हम बोलते हैं रेंज। अच्छा, जो खाली पड़ा हुआ है उसको कहां पे हम कंसिडर करने वाले हैं? उसको हम कोडोमेन के अंदर कंसिडर करने वाले हैं। तो बोल सकते हैं कि द होल सेट ऑफ सेट बी, मतलब अगर मैं लिखूं ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी, अब मैं मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता है कि उसका प्री इमेज एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, या उसका मैपिंग हुआ है या नहीं हुआ है। हमें बस पूरा कैपिटल जो कंप्लीट बी है, सेट बी है, उसका हमें क्या लेना है? सेट ले लेना है, और वही हमारा क्या कहलाता है? कोडोमेन कहलाता है। उसमें आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई। तो डोमेन क्या हो गया? जो प्री इमेज बनता है जिससे कि तीर निकलती है। रेंज क्या होगा? जिस जहां पे तीर लगती है, मतलब सारे के सारे जो इमेज बन रहे हैं वन से लेकर 2 एलिमेंट्स के, मतलब सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट इन रिलेशन। अगर मैं कोडोमेन की बात करता हूं तो रिलेशन से मतलब नहीं है, बस हमें कंप्लीट सेट बी चाहिए। जो सेट बी हमारा निकल के आया ना, कंप्लीट हमें वो जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनको इकट्ठा हम लिख देंगे, और वही हमारा कोडोमेन कहलाएगा। तो आई होप ये चीज बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गई होगी आपको। तो यहां से कुछ चीजें और समझने वाली हमारे पास आ जाती हैं। जैसे मैं क्या कह सकता हूं कि जो आपका रिलेशन आया है, थोड़ा सा मुझे 1 मिनट के लिए यहाँ पे, मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। 1 मिनट यहाँ पे समझा देता हूँ। जैसे हमारा जो रिलेशन आया है, वो रिलेशन किस में निकालना है? हमें ए क्रॉस बी के अंदर निकालना है। तो ए आर इज ऑलवेज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है, हमेशा रिलेशन उसका सबसेट होगा। ये बात हम पहले भी कर चुके हैं। दूसरी बात हमें क्या करनी है यहाँ पे? दूसरी बात ये करनी है कि जो आपका रेंज आया है ना, रेंज रेंज जो भी ये पूरा होल सेट आ रहा है अपना, जो बी वाला है सेट बी, वो होल सेट रेंज उसी के अंडर होगा, चाहे या तो उसको पूरा बराबर हो सकता है या तो उससे कम ही होगा। तो रेंज इज ऑलवेज सबसेट ऑफ कोडोमेन। ये आपको इंपॉर्टेंटली याद करके रखना है, खासकर जेई वाले बच्चों के लिए। तो रेंज इज ऑलवेज सबसेट ऑफ कोडोमेन, ठीक है? ये बात आप बहुत अच्छे से याद कर लो। नाउ अगर मैं आगे चलता हूं तो यहां पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आर इज एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स प्लस 2y बराबर 8 इज रिलेशन ऑन सेट बी नेचुरल नंबर्स। एक्स और वाई क्या है? नेचुरल नंबर्स है, ये नेचुरल नंबर्स है। देन राइट द डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। तो सबसे पहले तो हमें x प्लस 2y मिला हुआ है इज 8। इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो 2y बराबर हो जाएगा 8 माइनस एक्स। नाउ y बराबर यहां से आ जाएगा 8 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2। तो अब यहां से हम 1 बाई 1 पुट करेंगे और नेचुरल नंबर फाइंड आउट करना शुरू करेंगे। एंड शर्त यह है कि x और y दोनों आपके नेचुरल नंबर्स होने चाहिए। तो सबसे पहले तो हमने x, अच्छा x नेचुरल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर शुरू होता है आपका 1 से, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ये हमारे नेचुरल नंबर्स होते हैं। तो सबसे पहले हमें 1 लेना पड़ेगा। जैसे ही 1 लिया, ऊपर हमारा इवन नंबर आ जाएगा। जैसे 8 माइनस 1 इज 7, और 7 इवन नंबर, और 7 को जैसे ही हम 2 से डिवाइड करेंगे तो वो आंसर आ जाएगा हमारा फ्रैक्शन में, क्योंकि 7 तो डिवाइड होने का नहीं है। तो हमें सबसे पहले यहां पे x की वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी? इवन लेनी पड़ेगी, x बराबर 2 लेनी पड़ेगी। तो हमने जब x बराबर 2 लिया है यहां पे, तो हमारा y बराबर कितना निकल के आ गया? y बराबर 3 निकल के आ गया। तो जब हम x को 2 ले रहे हैं तो y हमारा 3 आ रहा है, पहला वैल्यू। अगला मैं सोचने की कोशिश कर रहा हूं, अगला मैं x की वैल्यू 3 तो सोच नहीं सकता। क्यों? क्योंकि 3 जब माइनस करेंगे तो ऑड आ जाएगा। तो हमेशा आपको इवन लेना पड़ेगा। x बराबर 4 ले लिया, तो यहां से y आ जाएगा 8 माइनस 4 अपॉन 2 एंड दैट इज इक्वल टू 2। आपका दूसरा, जब आपने यहां से 4 लिया था तो आंसर आ गया था 2। क्लियर है? नाउ जब y आपका, जब आपने x बराबर, आप 5 ले नहीं सकते। 5 क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि 8 माइनस 5 इज 3 एंड 3 इज ऑड नंबर, और ऑड नंबर को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो फ्रैक्शन फॉर्म में आ जाएगा। तो हम यहां से x की वैल्यू अब लेंगे 6।
उससे 6 जैसे ही लोगे आप, क्या हो जाएगा 8 माइनस 6/2 एंड दैट इज 1। सो जब आप यहां पे 6 लोगे वैल्यू, तो आपकी वैल्यू आ रही है 1। अच्छा एक चीज बताओ, और भी कोई वैल्यू पॉसिबल है? और भी कोई वैल्यू पॉसिबल है? बिल्कुल भी नहीं पॉसिबल, बिल्कुल नहीं पॉसिबल है। क्यों नहीं पॉसिबल है? जैसे ही आप x की वैल्यू 8 लोगे, वैसे ही y की वैल्यू 0 आ जाएगी, और 0 नेचुरल नंबर नहीं है। अच्छा 8 से बड़ी नहीं ले सकते क्या? अगर आप x की वैल्यू आप 10 ले लो, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 2, और ये वैल्यू तुरंत हो गई निगेटिव, जो कि हमें चाहिए नहीं। नेगेटिव वैल्यू पॉसिबल नहीं है y की, क्योंकि मैंने कहा कि x और y दोनों ही नेचुरल नंबर है। क्लियर है? तो केवल यही 3 वैल्यूज पॉसिबल हो सकती हैं इस क्वेश्चन के लिए। अच्छा ये 3 वैल्यूज आपको यहां से मिल गई हैं, तो आप यहां से सीधा सीधा नोट करके लिख सकते हो कि जो आपका डोमेन आया, डोमेन, मैं अगर यहां से डोमेन लिखना चाहूं, तो डोमेन आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट एलिमेंट्स हो जाएंगे ये सारे के सारे। फर्स्ट एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? 2 है, 4 है एंड 6 है। ये आपके फर्स्ट एलिमेंट्स हो जाएंगे। अच्छा अगर मैं रेंज लिखना चाहूं जी, तो सेकेंड एलिमेंट्स हो जाएंगे, क्योंकि रिलेशन तो यही बन रहा है ना, रिलेशन हमारा यही बन रहा है। और ये क्या हो जाएगा 3, 2 और 1। ये आप सीक्वेंस में लिखना चाहो तो 1, 2 एंड 3 हो जाएगा। अच्छा कोडोमेन क्या हो जाएगा? अब कोडोमेन तो सारा का सारा आपका नेचुरल नंबर ही हो जाएगा, क्योंकि कोडोमेन नेचुरल नंबर से ही हमारा निकल के आया है। तो कोडोमेन आपका सारा का सारा नेचुरल नंबर हो जाएगा, ये हमारा कोडोमेन हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा जो आंसर आया, डोमेन 2, 4, 6 आया, रेंज आया 1, 2, 3 एंड कोडोमेन आया नेचुरल नंबर। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा अभी आपको जो पिछला क्वेश्चन अगर नहीं दिख रहा था यहाँ पे, तो मैंने अपना ये सेटअप हटा दिया है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि कोडोमेन नेचुरल नंबर लिखा हुआ है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को। तो अगर मैं अब बात करता हूं टाइप्स ऑफ रिलेशन के बारे में, तो सबसे पहला जो टाइप आता है आपका आपका एम्प्टी और वॉइड रिलेशन। तो हम लोग यहाँ पे एम्प्टी सेट पढ़ रहे थे, तो एम्प्टी रिलेशन पढ़ रहे थे। तो इफ नॉट एनी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ सेट ए, अगर कोई भी एलिमेंट रिलेटेड नहीं होगा उसके साथ, तो उसको हम एम्प्टी रिलेशन कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल लिख रखा है, और इसमें एग्जाम्पल में देखो नीचे यहाँ पे लिख रखा है हमने क्या किया है कि ए 5 और 7 है और बी 9 और 13 है, और ए और बी इस तरीके से रिलेटेड है कि ए माइनस बी कोई ऑड नंबर आया। तो पहले तो यहाँ पे लिख लो ए आपका कितना आ गया है 5 और 7, और बी आ गया है आपका 9 एंड 13। अच्छा इसने क्या बोला है कि रिलेशन ऐसा है कि ए माइनस बी निकालने पे वो हमेशा ऑड आएगा। दो ऑड नंबर्स का, तो पहले तो देख लेते हैं। सबसे पहले तो ए क्रॉस बी निकाल लो आप यहाँ पे फटाफट। ए क्रॉस बी हमने निकाला, क्या क्या आया? सबसे पहले 5 का रिलेशन बना, 5 बना किसके साथ 9 के साथ, एंड 5 बना 13 के साथ, और 5 बना आपका सॉरी 7 अब बनेगा, 7 का आएगा 9 के साथ, और 7 का आएगा 13 के साथ। ये आपका रिलेशन, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट आ गया। नाउ इनके और इनके बीच का डिफरेंस देखा जब आपने, तो कितना आया 5, 9 और 5 का 4, 13 और 5 का डिफरेंस देखा तो आपका आ गया है 8, इसका डिफरेंस देखा 2, इसका डिफरेंस देखा तो 6। सारे के सारे इवन नंबर आए हैं, और इसने कहा है कि a माइनस बी शुड बी ऑड। तो दो नंबर्स का डिफरेंस जो है कहीं पे भी ऑड नहीं आ रहा है, सारे के सारे कैसे आ रहे हैं, सारे के सारे इवन आ रहे हैं। सारे के सारे कैसे आ रहे हैं, सॉरी सारे के सारे आ रहे हैं आपके इवन। तो मैं कह सकता हूं कि ये जो a माइनस बी आया है, कोई भी ऐसा सेट नहीं है, कोई भी ऐसा दो नंबर्स नहीं है, दो उसके एलिमेंट्स नहीं है कि जहां पे ये आपका इवन हो। तो आप क्या बोल सकते हैं कि जो आपका आर आएगा वो क्या आएगा, एक एम्प्टी सेट आ जाएगा। एक आर जो आएगा वो एम्प्टी सेट आ जाएगा, मतलब कुछ भी उसके अंदर नहीं आएगा रिलेशन के अंदर। तो ये क्या हो जाएगा, एक एम्प्टी रिलेशन हो जाएगा या वॉइड रिलेशन हो जाएगा, जिसके अंदर कोई भी वैल्यू नहीं आ रही है। अगला है यूनिवर्सल रिलेशन, मतलब यहाँ पे ए क्रॉस ए के जितने भी एलिमेंट्स है सारे के सारे ही आ जाए। ऐसा एलिमेंट जो कि सारे के सारे ही आ जाए। जैसे अगर मैं इसी क्वेश्चन में देखूं 1, 3, 5, 7 में, तो सबसे पहले तो ए क्रॉस बी निकाल लो, तो ये हो जाएगा आपका 1,5, 1,7, 3,5
5 एंड 3,7 ये आपके एलिमेंट्स हो गए सारे। इनका डिफरेंस देखा 4, इनका डिफरेंस देखा 6, इनका डिफरेंस देखा 5, 2 2, इनका डिफरेंस देखा 4। तो अब मैं कहता हूं कि a माइनस बी ऐसे नंबर्स दो सिलेक्ट करो कि जिसका a और b दोनों में का जो डिफरेंस हो जाए इवन आ जाए। तो आप देखो कि इसमें भी इवन है, इसमें भी इवन है, इसमें भी इवन है, इसमें भी इवन है, मतलब जो r आपका निकल के आया वो क्या आया 1,5 1,7 3,5 3,7 सारे के सारे जो एलिमेंट्स हैं सारे के सारे रिलेशन बना रहे हैं। दैट मीन्स जब r आपका पूरा का पूरा कार्टेशियन प्रोडक्ट के बराबर हो जाए तो उसको हम लोग एक नाम देते हैं क्या, जब r आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट के बराबर हो जाए तो उसको नाम देते हैं हम लोग, क्या नाम देते हैं, यूनिवर्सल रिलेशन। मतलब सारा का सारा जो वैल्यू है वो एक रिलेशन बना रहा है, सारे के सारे वैल्यूज एक रिलेशन बना रहे हैं। आई होप यहां तक की चीजें हो गई हैं क्लियर। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, आपका 2 टाइप का रिलेशन हो गया। थर्ड टाइप का रिलेशन आता है आइडेंटिटी रिलेशन। अगर ए का ईच एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली, केवल और केवल अपने आप से रिलेटेड हो। जैसे मान लो कि अगर मैं कहता हूं एग्जांपल लेके यहां से कि अगर a बराबर आपका 1,2,3 है तो a क्रॉस a जो आपका आना चाहिए दैट शुड बी ओनली 1,1 2,2 एंड 3,3। बस इसके अलावा अगर कोई और एलिमेंट आ गया तो ये गड़बड़ हो जाएगा, मतलब तब ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं रहेगा। मतलब हमेशा वो एलिमेंट खुद से रिलेटेड ही होना चाहिए, बाकी और किसी से रिलेटेड नहीं होना चाहिए, तो ये एक आइडेंटिटी रिलेशन हो जाएगा। एग्जाम्पल देख लो यहाँ पे, जैसे यहाँ पे बोला a 1 2 3 है और रिलेटेड टू जो रिलेशन दिया हुआ है कि a डिवाइड्स b एंड b डिवाइड्स a। ऐसा आपको निकालना है कि a b को डिवाइड करे और b a को डिवाइड करे, तब ये क्या होगा। जैसे मान लो कि अगर ऐसा देखो, मैं यहां से 2 एलिमेंट चुनने जा रहा हूं, मैंने एक पहला 1 चुना, दूसरा 2 चुन लिया, तो मैंने कहा कि 1 को 2 से डिवाइड करो, होगा नहीं होगा, 2 से 1 डिवाइड हो गया, तो क्या ये ऐसा दोनों पॉसिबल हो पाएगा कि a भी b को डिवाइड करे और b भी a को डिवाइड करे। यहां देखो a को b से डिवाइड किया, b को a से डिवाइड किया, तो ये तो नहीं हुआ, पर ये हो गया, तो दोनों पॉसिबल नहीं है। 1 और 2 तो पॉसिबल नहीं है। मैंने 2 और 3 लेके देखा इसको, तो 2 3 से डिवाइड किया और 3 को 2 से, दोनों ही डिवाइड नहीं कर रहे हैं, है ना। तो केवल क्या पॉसिबल है, अगर मैं 1 और 1 दोनों बार ले लूं तो ये दोनों एक दूसरे को डिवाइड करते हैं, 1 से 1 डिवाइड कर दो, 1 से 1 डिवाइड कर दो, ये पॉसिबल है। तो 1 1 पॉसिबल है, 2 2 पॉसिबल है एंड 3 3 पॉसिबल है। केवल यही जो सेट बनेगा यही जो है पॉसिबल है कि उसमें a वाला b से भी डिवाइड हो जाएगा और b वाला a से भी डिवाइड हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि केवल और केवल आइडेंटिटी रिलेशन यहां पे आ जाएगा, क्योंकि एक से रिलेटेड है, 2 2 से है, 3 3 से है और यही वैल्यू आ रही है, इसलिए इसको आइडेंटिटी रिलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी रिलेशन। तो इसको हमने प्रूव कर दिया, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, रिलेशन आर इज in set A is called reflexive relation if A comma A belongs to R for every A related to A for A belongs to A। अब देखो ध्यान से, अभी तो हमने कहा था कि आइडेंटिटी रिलेशन जब हम पढ़ रहे थे आइडेंटिटी, तो हमने कहा कि 1,1 होना चाहिए, 1,2,2 होना चाहिए, 3,3 होना चाहिए। अगर ये केवल अपने आप से रिलेटेड आया, मतलब और कुछ रिलेशन नहीं आया, तो ये क्या हो जाएगा, ये आइडेंटिटी रिलेशन हो जाएगा। लेकिन अगर उसके अंदर कोई भी ये आने के बाद, जैसे मान लीजिए 1 1 2 2 3 3 आने के बाद 1 2 भी आ जाए, 1 3 भी आ जाए, 2 3 भी आ जाए एंड सो ऑन, बहुत सारे एलिमेंट्स आ जाए, लेकिन उसके अंदर 1 1 2 2 एंड 3 3 मतलब अपने आप से रिलेशन उसके अंदर एग्जिस्ट करे, बस केवल एग्जिस्ट करे, और भी एग्जिस्ट कर सकते हैं, तो वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाता है। मतलब ये वाला रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाएगा, और ये वाला अगर सिर्फ और अपने आप से रिलेट कर रहा है और उसके अंदर कोई एलिमेंट्स नहीं है तो वो आपका आइडेंटिटी रिलेशन कहलाएगा, अन्यथा वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाएगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि आइडेंटिटी रिलेशन, मैं अपने आप से ही बना रहा हूं इसको, आइडेंटिटी रिलेशन इज सबसेट ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, बोला जा सकता है, बिल्कुल। तो यहां से ये चीज हमने कंक्लूजन निकाल ली और रिफ्लेक्सिव रिलेशन हमने यहां से पढ़ लिया। अब नोट, जैसे यहां पे देखो
12 13 एंड रिलेशन ऑन इट इज डिफाइंड एज 11 11 12 12 11 11 11 12 एंड 12 12 एंड 12 11। तो यहाँ पे देखो ये इसके साथ अपना रिलेशन बनाना चाहिए, बना रहा है, ये इसके साथ रिलेशन बनाना चाहिए, बना रहा है, सॉरी सिमेट्रिक पहुंच गए, आई एम सॉरी, रिफ्लेक्सिव हम पढ़ रहे थे। जैसे देखो यहाँ पे 11 11 के साथ बना रहा है, 12 12 के साथ बना रहा है, और 15 है यहाँ पे 15 15 के साथ बना रहा है। बाकी भी एग्जिस्ट करते हैं बट अपने आप से तो कंफर्म ही बना रहा है ना रिलेशन, तो इसका मतलब ये क्या होगा, एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। तो ये एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा, ठीक है, ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा आपका। आई होप यहां तक की चीज क्लियर है। तो आई होप ये क्लियर हो गया है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, अब हमारा सिमेट्रिक रिलेशन है। मतलब सिमेट्रिक रिलेशन क्या है कि अगर ए और बी एग्जिस्ट कर रहा है रिलेशन में, तो बी और ए भी एग्जिस्ट करना चाहिए रिलेशन के अंदर। यही हमारा क्या है, सिमेट्रिक रिलेशन है, सिंपल। मतलब ए रिलेटेड टू बी है तो बी रिलेटेड टू ए होना ही होना चाहिए। जैसे इस क्वेश्चन में अगर 11 और 12 एग्जिस्ट करता है तो 12 और 11 भी एग्जिस्ट करना चाहिए, ये पक्की बात है। तो जैसे 11 12 एग्जिस्ट कर रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे 12 और 11 भी एग्जिस्ट करना चाहिए। अब अगला टॉपिक है हमारा सिमेट्रिक रिलेशन के बाद एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन के बाद हमारा टॉपिक है ये। तो अगर ए, यहां देखो, यहां पे क्वेश्चन दिया हुआ है, लेट आर बी रिलेशन इन सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स वेयर ए इज रिलेटेड टू बी इज डिफाइंड एज ए डिवाइड्स बी। तो ए कॉमा बी इज आर ए सिमेट्रिक रिलेशन। जैसे इसने कहा कि अगर नेचुरल नंबर लिया आपने, जैसे मैंने कहा 2 लिया और 2 लिया, तो अगर यहाँ पे ए ऐसा है, बी ऐसा है, ए बी को डिवाइड कर रहा है और बी ए को डिवाइड कर रहा है, 2 से 2 डिवाइड हो रहा है और 2 से 2 डिवाइड हो रहा है, तो क्या ये सिमेट्रिक रिलेशन है? बिल्कुल है। लेकिन अगर तुमने क्या कहते हैं कि यहाँ पे वो ले लिया 2 और 4 अगर ले लिया, तो यहाँ पे अगर 2 और 4 ले लिया गया, जैसे मान लो कि तुमने 2 ले लिया और 4 ले लिया, तो 2 ने तो 4 से 2 से डिवाइड नहीं हुआ क्योंकि 1/2 आया, पर 4 से तो 2 डिवाइड हो गया, तो ये तो डिवाइड नहीं हुआ ना। तो इट मे बी सिमेट्रिक, इट मे नॉट बी सिमेट्रिक। तो हम कह नहीं सकते, वी कैन नॉट से, कि अगर वी कांट से अबाउट दिस स्टेटमेंट कि ये सिमेट्रिक होगा कि नहीं होगा, क्योंकि देखो यहां से 2 जब 4 लिया तो यहां पे 4 उसको डिवाइड नहीं कर रहा था, ठीक है, तो इसमें ये सिमेट्रिक नहीं है। अगला पॉइंट है एंटी सिमेट्रिक। एंटी सिमेट्रिक क्या है कि ए बिलोंग्स टू आर, ए कॉमा बी, और बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। तो फॉर दिस ए मस्ट बी इक्वल टू बी फॉर ऑल ए बी। जैसे इन रियल नंबर्स अगर कोई चीज, जैसे मैंने कहा कि 5 इज लेस देन 3 और 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू, सॉरी 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू, अब जैसे मैंने कहा 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, मतलब देखो यहां पे 5 3 से छोटा भी होना चाहिए और 3 5 से, जैसे 5 3 से छोटा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए। तो ऐसा कब हो सकता है, मतलब ए लेस देन इक्वल टू बी अगर मैं लिखूं और बी ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी लिखूं, तो ये एक ही केस में हो सकता है कि जब ए और बी दोनों बराबर हो तभी ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, और जब ऐसा होगा तो ये एंटी सिमेट्रिक कहलाएगा। जैसे ए लेस देन और इक्वल टू वाला दोनों तभी आएगा जब ए और बी बराबर हो, ए लेस देन और इक्वल टू, लेस देन और ग्रेटर देन तभी आएगा जब बराबर हो। तो ए लेस देन बी और बी लेस देन ए तभी आएगा जब ए बराबर बी हो। ऐसी एकदम सेम केस लिखा हुआ है, यही ये केस जब आएगा तो ये एंटी सिमेट्रिक कहलाता है। अगला है प्रूव दैट द रिलेशन सबसेट इज द सेट्स ऑफ सेट इन एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। जैसे अब हमें मानना पड़ेगा एक नंबर m है, एक नंबर n है, ये 2 सेट हैं, m इज सबसेट ऑफ n तभी होगा जब इसके लिए सिमेट्रिक तभी होगा जब ये m और n बराबर हो जाएगा, तभी a आपका एंटी सिमेट्रिक आएगा। जैसे मान लो कि मैंने कहा 2 3 इज सबसेट ऑफ 2 3, m और n बराबर है तभी तो सबसेट हुआ, तभी तो ये दोनों एक दूसरे के सबसेट कहलाएंगे जब वो दोनों बराबर होंगे, एक ही बराबर के केस पे ही आएगा। तो ऐसा जब केस आया
तो ये क्या कहलाता है, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन कहलाता है। अगला है ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है कि जब A इज रिलेटेड टू V एंड B इज रिलेटेड टू C, देन A मस्ट रिलेटेड टू C। तो ये जो केस आता है ये क्या आता है, ट्रांजिटिव रिलेशन का केस आ जाता है। ये केस जो हमारा निकल के आता है, किसका केस आता है, ट्रांजिटिव रिलेशन का केस आ जाता है। ट्रांजिटिव रिलेशन कहते हैं इसको। जैसे रिलेशन R इन अ सेट A इज कॉल्ड ट्रांजिटिव रिलेशन, जब A B belongs to R and B C belongs to R and A C must belongs to R for all A B C belongs to A। ठीक है, तो ये वाला चीज मैं बोल चुका हूं ऑलरेडी। जैसे 11 12 14 है, अगर 11 12 के साथ रिलेशन बना रहा है और 12 14 के साथ रिलेशन बना रहा है, मतलब A B के साथ B C के साथ, तो A और C भी रिलेशन बनाएंगे, 11 का 14 के साथ रिलेशन बनना चाहिए। जैसे 11 12 के साथ बना रहा है, 12 14 के साथ बना रहा है, तो 11 इधर इसके साथ 11 14 के साथ रिलेशन बना रहा होगा, तो इसको बोलते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन, आई होप क्लियर होगा ये चीज। जैसे यहाँ पे देखो लिख भी रखा है 11 11 के साथ बना रहा है, 12 12 के साथ बना रहा है, तो 11 12, इसलिए ये ट्रांजिटिव हो गया। 11 11 के साथ, 12 11 14 के साथ, तो 11 14 के साथ ट्रांजिटिव हो गया। 11 12 के साथ, 12 12 के साथ, तो 11 12 के साथ ट्रांजिटिव हो गया। तो ये ट्रांजिटिव रिलेशन के कुछ एग्जांपल्स भी लिख रखे हैं हमने समझाने के लिए। अब अगला टॉपिक है मेथड टू सॉल्व द रिलेशन। मेथड कैसे निकालेंगे, सॉल्व करने के मेथड्स क्या होंगे। फॉर रिफ्लेक्सिव, अगर हमें शो करना है कि A इज A एंड A, रिफ्लेक्सिव के लिए A जो फॉर A बिलोंग्स टू कैपिटल A और A और A एग्जिस्ट करना चाहिए उसमें, वी हैव टू सिलेक्ट वन आर्बिट्री कांस्टेंट फ्रॉम सेट A इन फॉर्म ऑफ अ वेरिएबल x, देन चेक वेदर x, x सेटिस्फाइज द गिवन कंडीशन और नॉट। अगर एक हमें चुनना है x, x, और फिर हमें देखना है कि वो कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो यहां तक चीजें हो गई थी कि मेथड क्या था, रिफ्लेक्सिव के लिए एक एलिमेंट उठाओ, देखो वो खुद के साथ रिलेटेड है या नहीं है। अगर वो रिलेटेड है तो वो रिफ्लेक्सिव होगा, नहीं रिलेटेड है तो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। फॉर सिमेट्रिक के लिए हमें क्या करना है, वहां पे एक एलिमेंट उठाना था, यहाँ पे आपको दो एलिमेंट उठाना है और फिर चेक करना है कि A और B उसके अंदर रिलेशन के अंदर है, तो B और A भी उसके रिलेशन के अंदर होना चाहिए। दो आर्बिट्री एलिमेंट्स को हमें उठाना पड़ेगा। और ट्रांजिटिव के लिए हमें 3 आर्बिट्री एलिमेंट्स को उठाना पड़ेगा और चेक करना पड़ेगा कि जो हमारा कंडीशन है A और B बिलोंग करता है रिलेशन से, B और C बिलोंग करना चाहिए रिलेशन से, और A और C भी बिलोंग करना चाहिए उस रिलेशन से। 3 आर्बिट्री एलिमेंट्स को उठाना है और एक्स वाई जेड ऐसे सेट करना है कि एक्स वाई आर से रिलेटेड हो, वाई जेड आर से रिलेटेड हो, तो एक्स जेड भी आर से रिलेटेड होना चाहिए। तो ये था मेथड निकालने का। ठीक है, अब यहां पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है और पूछा है सो दैट द रिलेशन आर इन सेट 1, 2, 3 गिवन बाय इतना इज रिफ्लेक्सिव बट नीदर सिमेट्रिक नॉट। फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए शो करने के लिए क्या होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव के लिए शो करने के लिए, रिफ्लेक्सिव के लिए जो हमारा सेट आया है उसके अंदर अगर एलिमेंट 1 है, 2 है, 3 है, तो 1 1 रिलेशन के अंदर होना चाहिए, 2 2 रिलेशन के अंदर होना चाहिए एंड 3 3 रिलेशन के अंदर होना चाहिए। तो जब हम यहां से ढूंढने गए तो 1 1 हमको मिल गया, चलो अच्छी बात है, 2 2 भी हमको मिल गया एंड 3 3 भी मिल गया। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि क्योंकि 1 1 2 2 एंड 3 3 बिलोंग्स टू आर, सो दिस इज रिफ्लेक्सिव। ये क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। अच्छा, अब मैं इसको सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव चेक करता हूं। अब मैं इसको सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव चेक करता हूं। सॉरी, इसको मैं भूल गया था इसको डिस्प्लेस करना। हाँ, अब मैं इसको सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव शो करता हूं। कैसे करूंगा, देखो ध्यान से। सिमेट्रिक के लिए ध्यान से देखो, सिमेट्रिक के लिए हमें कोई एलिमेंट्स उठाना पड़ेगा। चलो हम अलग अलग एलिमेंट्स उठाते हैं, 1, 2 उठाते हैं। देखो मिल रहा है 1, 2 कहीं पे, बिल्कुल मिल रहा है। अगर 1, 2 तुमको मिल गया है तो 2, 1 यहाँ पे होना ही होना चाहिए, जो कि रिलेशन के अंदर बिलोंग नहीं करता है। दैट्स व्हाई दिस इज नॉट सिमेट्रिक। अच्छा, अब मैं अगर चेक करूं इसमें ट्रांजिटिव के लिए, ट्रांजिटिव के लिए मैं चेक करता हूं कि देखो यहां पे हमें 1 1 2 2 3 3 तो वही है। 1 2 उठाया हमने,
और 2 3 भी उठाया हमने, जो कि है यहाँ पे 1 2 भी प्रेजेंट है, 2 3 है। तो इसके लिए हमें अगर ए रिलेटेड टू बी है, बी रिलेटेड टू सी है, तो ए रिलेटेड टू सी होना चाहिए, दैट शुड बी 1,3 मस्ट बी पार्ट ऑफ द रिलेशन विच इज नॉट। सो इज ये क्या हो जाएगा, ये ट्रांजिटिव भी नहीं हो जाएगा, सो इट इज नॉट ट्रांजिटिव नॉर सिमेट्रिक। ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, रिफ्लेक्सिव है, सिर्फ और सिर्फ क्या है, रिफ्लेक्सिव है, जो इस क्वेश्चन से हमें समझ आया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है यहां पे। अब हमारे पास दिया हुआ क्वेश्चन 3x² माइनस 7xy प्लस 4y² बराबर 0। अच्छा, बढ़िया क्वेश्चन है। इसको थोड़ा सा एक काम करो, थोड़ा सा इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे, 3x² और इस 7 जो दिख रहा है मुझे 4 और 3 का सम होगा, तो ये 3xy माइनस 4xy प्लस 4y² बराबर 0। तो यहां से 3x ले लिया कॉमन, तो ये आया x माइनस वाई, और यहां पे हमने कॉमन ले लिया प्लस 4y, तो ये हो गया हमारा 4y ले लिया तो y माइनस, या फिर मैं एक काम करूं माइनस का 4y कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा x माइनस वाई, तो ये बना बराबर 0। तो ये आया 3x माइनस 4y और ये आया x माइनस वाई बराबर 0। इतनी वैल्यू हमें पता चल गई। अब इसने कहा है कि जो x और y है n सेट ऑफ n नेचुरल नंबर्स हैं, जो रिलेशन है n नेचुरल नंबर्स का रिलेशन है। तो अब हम क्या करते हैं कि ए 1 बाई 1 चेक करते हैं। सबसे पहले तो हम रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे। रिफ्लेक्सिव चेक करने के लिए सबसे पहले देखो हमारे पास इक्वेशन क्या है, 3x माइनस 4y इंटू एक्स माइनस वाई बराबर 0। रिफ्लेक्सिव के लिए जब अगर तुमने बोला कि जो a है वो क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, इनका नेचुरल नंबर है। कोई भी नंबर उठा लो, लेट से हमने 1 उठा लिया, तो यहाँ पे जब आपने 1 उठाया तो सिमेट्रिक के लिए सॉरी रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए कि दूसरा एलिमेंट आपका 1,1 ही होना चाहिए, तो ये 1,1 होना चाहिए। अब मैं एक्स की वैल्यू भी 1 है, वाई की वैल्यू 1 है, रख के देखता हूं, अगर सेटिस्फाई कर गया तो हमारा रिफ्लेक्सिव है, नहीं सेटिस्फाई किया तो हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब कहा देखो यहां से एक्स को माइनस वाई बराबर 0 तभी होगा जब एक्स बराबर वाई होगा, और एक्स बराबर वाई अगर है तो ये रिफ्लेक्सिव है, तब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। मतलब फॉर ऑल हमें एक पता चल रहा है कि x हमेशा y के बराबर है, मतलब 1 1 होगा, 2 2 होगा, 3 3 होगा, 4 4 होगा। मतलब आपके इसके अंदर हमेशा एक वैल्यू 1 1 2 2 3 3 ये आती चली जाएगी, क्योंकि हमारा इक्वेशन यहां से बोल रहा है कि x माइनस वाई मस्ट बी इक्वल टू 0 और x बराबर मस्ट x इक्वल टू वाई के बराबर होना चाहिए। तो ये जो क्वेश्चन आया है ये 100% पता चल गया कि ये रिफ्लेक्सिव होगा, रिफ्लेक्सिव होगा। ठीक है, अगला पॉइंट हमें चेक करना है कि ये आपका सिमेट्रिक होगा या नहीं होगा। सिमेट्रिक के लिए एक काम करो, सिमेट्रिक के लिए दो वैल्यूज उठा लो, 1 2, और तब हमारा 2 1 भी आ जाना चाहिए इसके अंदर। 1 2 अगर है तो 2 1 आना चाहिए। जैसे अगर x y है तो y x होना चाहिए। तो अब देखो ध्यान से, पहले तो यहाँ पे अगर मैं पुट करूं तो ये हो जाएगा एक्स वाई, अगर वाई एक्स पुट कर दूं यहाँ पे तो 3y माइनस 4x एंड y माइनस x हो जाएगा। ठीक है ना, अगर ऐसा हो जाता है तो आप यहाँ पे देखो क्या इसके बराबर आ रहा है, क्या इसके बराबर ये आ रहा है, तो ये इसके बराबर नहीं आया। ये वाला ऊपर वाला जो इक्वेशन है और नीचे वाला इक्वेशन है पूरा डिफरेंटली एक नॉट इक्वल है, तो इसलिए ये सिमेट्रिक नहीं होगा, ये नॉट सिमेट्रिक आ जाएगा, ये नॉट सिमेट्रिक, ये नॉट सिमेट्रिक आ जाएगा। ठीक है, तो ट्रांजिटिव भी ऐसे ही चेक होगा। एक बार आप x और y को ले लो और y z के ले लो और फिर x z को ले लो और 3 अलग अलग इक्वेशन बना के देखो, वो भी नहीं इक्वल आएगा, तो ये ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। ये आपके लिए होमवर्क है, आप करके आप बताओ मुझे। ठीक है, अगला है इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है। अ सेट R फ्रॉम सेट A इज सेट टू बी इक्विवेलेंस रिलेशन इफ इट इज रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो और ट्रांजिटिव हो। तो ये क्या कहलाता है, इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाता है।
अगर वो सिमेट्रिक भी हो जाए, ट्रांजिटिव भी हो जाए और रिफ्लेक्सिव भी हो जाए, तो जो आपका जो सेट होता है, वो रिलेशन जो होता है, वो सेट ए का, वो हमेशा इक्विवेलेंस रिलेशन में कहलाता है, इक्विवेलेंस रिलेशन के अंदर होता है। आई होप चीज समझ में आ गई होगी। अब आगे यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है और पूछा है कि क्या ये इक्विवेलेंस रिलेशन में है या नहीं है। तो हमें प्रूव करना है इस क्वेश्चन को कि प्रूव दैट रिलेशन डिफाइंस ऑन पॉजिटिव इंटीजर सच दैट आर इज एक्स कॉमा वाई, एक्स माइनस वाई इज डिविजिबल बाई 3 वेयर एक्स एंड वाई इज नेचुरल नंबर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। सबसे पहले तो आपको सबसे पहले ये देखो, आपको क्या प्रूव करना पड़ेगा। सबसे पहले अगर इक्विवेलेंस रिलेशन चेक करना है तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, जो रिलेशन आया है वो रिफ्लेक्सिव होना चाहिए। दूसरा, वो सिमेट्रिक होना चाहिए। तीसरा, वो ट्रांजिटिव होना चाहिए। अगर इक्विवेलेंस रिलेशन आया है तो ये तीन चीजें कंफर्म होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करते हैं सबसे पहले। अगर रिफ्लेक्सिव में कोई भी नेचुरल नंबर आप उठा रहे हैं, रिफ्लेक्सिव प्रूफ करने के लिए हमें यहां से कोई एक चूज करना पड़ेगा। जैसे सपोज करो कि हमने यहां से एक्स चूज कर लिया, तो एक्स अगर आपने चूज किया तो दूसरा वाला एलिमेंट भी एक्स आना चाहिए, मतलब एक्स कॉमा एक्स आना चाहिए। जैसे कि आपने अगर 1 पिक किया है तो 1 आएगा वैल्यू, दूसरा वाला 2 पिक किया है तो 2 आएगा। और इसने कहा है कि एक्स माइनस वाई जो है डिविजिबल होना चाहिए किससे, 3 से। तो अगर आपने जैसे एक्स चूज किया तो वाई की वैल्यू भी एक्स ही आ जाएगी, मतलब एक्स माइनस एक्स मस्ट बी इक्वल टू 0 हो जाएगा। और 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करो तो वो हमेशा डिवाइड हो जाएगा। दैट मीन्स कि और ये वैल्यू हमेशा 0 आएगी अगर वो रिफ्लेक्सिव है तो हम क्या बोल सकते हैं कि हाँ ये रिफ्लेक्सिव होगा। और नेचुरल नंबर्स में आप जोड़ी तो बना ही सकते हो ना खुद के साथ। तो अगर 1,1 बन रहा है, 2,2 बन रहा है, 3,3 बन रहा है, 4,4 बन रहा है, एंड सबको सब्ट्रैक्ट करोगे एक दूसरे के साथ तो वो 0 बनेगा। मतलब उसके अंदर 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 ये सारे एग्जिस्ट करेंगे ही करेंगे, इसलिए वो हमेशा रिफ्लेक्सिव होगा। ठीक है। दूसरा, हमने सिमेट्रिक चेक किया और हमें प्रूव करना है सिमेट्रिक क्रिया। अच्छा, सिमेट्रिक के लिए क्या करना पड़ेगा। जैसे आपने एक एक्स और माइनस वाई उठाया और ये 3 से डिवाइड हो गया। जैसे सपोज करो कोई वैल्यू आप एज्यूम करो, जैसे आपने 9 ले लिया और 3 ले लिया। एक्स की वैल्यू आपने 9 ले लिया और वाई की वैल्यू आपने 3 ले लिया। जब 9 और 3 आपने लिया तो ये क्या 3 से डिविजिबल है, बिल्कुल है। 9 माइनस 3 इज डिविजिबल बाई 3, तो ये 6/3 हो गई है। तो यहां से मैं बोल सकता हूं कि ये कितना हो जाएगा, 6, ये डिवाइड हो जाएगा। तो अगर मैं माइनस लगाऊं और y माइनस एक्स लिख दूं तो एक ही बात तो लिखा हुआ है, ये भी डिविजिबल हो जाएगा। दैट मीन्स कि ये सिमेट्रिक प्रूफ हो गया कि मैं बोल सकता हूं x माइनस वाई इज डिविजिबल बाई 3। अगर ये डिविजिबल है देन माइनस ऑफ y माइनस एक्स इज ऑल्सो बी डिविजिबल बाई 3 आ जाएगा। आई होप ये आपको समझ आ गया। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, अगर मैं ट्रांजिटिव इसको प्रूव करना चाहता हूं, ट्रांजिटिव प्रूफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, 3 वेरिएबल्स आपको उठाने पड़ेंगे। वेरिएबल्स में जैसे मान लो कि अगर इसमें क्या है कि आपने 3 वैल्यू उठाई, जैसे x, y और z। जैसे x और y अगर डिविजिबल है किससे, डिविजिबल बाई 3 से है, x माइनस वाई डिविजिबल बाई 3, y माइनस जेड इज डिविजिबल बाई 3, तो x माइनस जेड मस्ट बी डिविजिबल बाई 3 होना चाहिए। तो एक चीज देखो, अगर मैं इसको सम करके लिखूं x माइनस वाई प्लस y माइनस जेड, तो ये डिविजिबल होगा 3 से और ये भी डिविजिबल होगा। तो अगर ये डिविजिबल हो गया तो ऊपर वाला थोड़ा सा अगर मैं इसको मैनिपुलेट करूं 3 लिखूं और यहां पे x माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड, तो यहां से ये कैंसिल हो जाएगा और ये x माइनस जेड बाई 3, तो दिस मस्ट बी ऑल्सो डिविजिबल बाई 3 हो जाएगा। ये भी पक्का डिविजिबल होगा 3 से। तो यहां से हमने ट्रांजिटिव भी प्रूव कर दिया कि हाँ ये जो है ट्रांजिटिव भी होगा। तो ये क्या हो गया, अब हमने पता चल गया कि हमारा रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है।
अगर ये तीनों है तो ये जो आपका वैल्यू आया है, ये जो हमारा ये रिलेशन आया है, ये रिलेशन कैसा है? इक्विवेलेंस रिलेशन है। ये कैसा है? इक्विवेलेंस रिलेशन में है ये चीज। और ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, आप देख सकते हैं, और ये आपके एग्जाम में आने के चांसेस हैं। तो यहां तक का हमारा हो गया। आज का जो लेक्चर था वो यहीं तक है। हमने सारा थ्योरी पार्ट ऑफ रिलेशन खत्म कर दिया है। नेक्स्ट पार्ट में हम रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं, एंड देन उससे अगले वाले पार्ट में फंक्शन की थ्योरी पढ़ाऊंगा और फंक्शंस के क्वेश्चंस कराऊंगा। तो आई होप आप लोगों को क्लियर है हर चीज। अगर आप को 12th का मैथ्स बहुत अच्छे से करना है, देन यू सब्सक्राइब द चैनल, एंड थैंक यू सो मच।